एक्शन। बाबा, उसे राजुद्दीन बाबा के बारे में बताओ ना। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का उफनता हुआ समंदर देखा, तो उसके सोचने और समझने की कुव्वतें और भी कमजोर पड़ गई और वो देर तक कंदले आसमान की तरफ टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के होश जैसे अधर में लटके हुए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कट करना बेटा। उसके होशो हवास सुन्न थे। उसका सारा वजूद अधर में लटका हुआ था। कंधले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई, तो एक तेज रोशनी उसके वजूद के रगुरेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, भाग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और उसने अपने कोट की चारों तरफ फैले हुए सीन थ्री एक्शन। सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे तक वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान और इकलौती बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चला। थक हार कर वो एक तरफ बैठ गया और अपनी याददाश्त पे जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हुई। सोचते सोचते उसका ध्यान सकीना की माँ की लाश पे जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी।
और वो इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सका। हाँ, सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ है, जिसके बारे में उसकी माँ ने मरते वक्त कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को अपने साथ लेकर भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। वे दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसने दुपट्टा उठाने के लिए रुकना चाहा था और सकीना ने चिल्ला कर कहा था, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने वो दुपट्टा उठा लिया था। ये याद आते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और जेब में हाथ डालकर दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा। लेकिन सकीना कहाँ है? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। क्या सकीना उसके साथ स्टेशन तक आई थी? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? गाड़ी के रुकने पर और बलवाइयों के गाड़ी में घुस आने पर क्या वो बेहोश हो गया था, जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कोई भी नहीं था। कई रोज के बाद सिराजुद्दीन उन रजाकार नौजवानों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वे 8 रजाकार नौजवान थे। उनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उसे उन
रजाकार नौजवानों को सकीना का हुलिया बताया। कोरा रंग है उसका, उम्र 17 बरस के करीब। उसके दाहिने गाल पर ना एक मोटा सा तिल है। बाल स्याह, घने, लंबे। मेरी इकलौती बेटी है, बहुत सुंदर है। ढूंढ लाओ उसे, खुदा तुम्हारा भला करेगा। उन रजाकार नौजवानों ने सिराजुद्दीन को पूरे जज्बे के साथ यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। उन रजाकार नौजवानों ने कोशिश की, अपनी जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई मर्दों, कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। लेकिन 10 रोज गुजर जाने के बाद भी उन्हें सकीना कहीं नहीं मिली। एक रोज वे लोग इसी खिदमत के लिए अमृतसर जा रहे थे कि उन्हें छहरटे के पास एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बिदकी और उसने भागना शुरू कर दिया। तमाम रजाकार नौजवानों ने लारी रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे और एक खेत में जाकर उस लड़की को घेर लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। उसके दाहिने गाल पर एक मोटा तिल भी था। एक रजाकार ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग डर की वजह से पीला पड़ गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब तमाम रजाकार नौजवानों ने लड़की को दम दिलासा दिया तो लड़की का डर दूर हो गया और उसने मान लिया कि वो ही सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। तमाम नौजवानों ने सकीना की खूब दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, लारी में बिठाया और एक नौजवान ने तो अपना कोट तक उतार कर उसको दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने की वजह से वो काफ़ी उलझन महसूस कर रही थी और अपने इन हाथों से अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं मिली।
वो दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता और रात कई देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। एक रोज कैंप में सिराजुद्दीन जहां बैठा हुआ था कि उसने उन रजाकार नौजवानों को देखा। मेरा यार भागा भागा उनके पास गया और पूछा, बेटा मेरी सकीना की कोई खबर मिली? उन तमाम नौजवानों ने एक जुबान होकर कहा, चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। तब जाकर उसका जी किसी कदर हल्का हुआ। उसी शाम कैंप में सिराजुद्दीन जहां बैठा हुआ था कि उसके पास ही कुछ गड़बड़ हुई। पूछने पर पता चला कि रेलवे लाइन के पास एक लड़की बेहोश पड़ी मिली है। कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल वालों के सुपुर्द करने जा रहे हैं। सिराजुद्दीन भी उन लोगों के पीछे पीछे हो लिया। उन लोगों ने उस लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। सिराजुद्दीन काफी देर तक अस्पताल के बाहर एक गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। अंदर कोई भी नहीं था, बस एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ था और उस पर एक लाश सी पड़ी हुई थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ उस लाश की तरफ बढ़ा कि तभी तभी उस कमरे में अचानक रोशनी हुई और उसने उस लाश के जर्द चेहरे पर एक चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में वो रोशनी की थी, उसने पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इतना निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। फिर वो डॉक्टर उस स्ट्रेचर के पास आया और सकीना के नब्ज टटोली और बोला, खिड़की खोल दो। कि तभी सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई और उसने कांपते हुए अपने हाथों से अपने इज़ार बंद को खोला और सलवार नीचे सरका दी। सिराजुद्दीन खुशी से चिल्ला पड़ा, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में डूब गया।
अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का उफनता हुआ समंदर देखा तो उसके सोचने और समझने की कुव्वतें और भी कमजोर पड़ गई। एक्शन। बाबा, उसे राजुद्दीन बाबा के बारे में बताओ ना। उस कुर्सी की तरफ देखो, पापा की कुर्सी की तरफ। आराम से, प्रॉपर प्रॉपर उधर गर्दन घुमा के वापस मुझे देखो, प्रॉपर देखो, उधर देखो, अब मुझे देखो। धीरे करना, धीरे ऐसे और फिर ऐसे। सेड। सेड। पापा ने बहुत बुरी तरह से डांटा। दोस्त को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने भैया को मारा है, दांत तोड़ दूंगा उसके। गुस्सा करो, ऊपर देखो, गुस्सा। आँख पे मारा था ना भैया के। सॉरी भैया की, तुम भूल जाओ शूटिंग हो रही है। ये याद करो, भैया की आंख में जो मारा था ना, तुझे में जो गुस्सा आ रहा था ना, साला मिल जाए मैं दांत तोड़ दूंगा उसके। वो याद करो, वो आंख में जो मारा था। ऐसे करो, ऐसे नहीं, गुस्से में कम। सैड। गुमसुम देखो, पापा मर गए, पापा मर गए, पापा की लाश पड़ी है सामने, जैसे बाबा की पड़ी। अरे पापा तो मस्ती कर रहे थे, वो तो जीवित है। बाबा आ गए, भगवान जी बस। दोस्त ने पेन छीन लिया, मुझे देख के। भैया को सर में चोट लगी।